हेलो स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक के चैप्टर में हम अब तक दो पार्ट पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस, यानी कि एग्रीकल्चर कृषि में और चिकित्सा क्षेत्र में बायोटेक का एप्लीकेशन। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, कुछ एग्जाम्पल वाला पार्ट और है। ठीक है, 3 तरह के जीव जो ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं उनके उदाहरण हमें और ध्यान रखने हैं। ये 3 जीव कौन कौन से हैं? सबसे पहले ट्रांसजेनिक पौधे, ट्रांसजेनिक जंतु और ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव। इनमें से ट्रांसजेनिक पौधों के उदाहरण मैं आपको एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के साथ ही बता चुका हूँ, तो हमें और अलग से एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में, हर एप्लीकेशन में हमने पौधों के एग्जाम्पल बताए हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक पौधों के बाद आता है फिर ट्रांसजेनिक जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और फिर ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। अगर हम बात करें पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों में, तो सबसे ज्यादा जो ट्रांसजेनिक जीव बने हैं वो सूक्ष्म जीव बने हैं, क्योंकि माइक्रोब में, बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण आसान है, तो सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक जीव माइक्रोब में बने। दूसरे नंबर पर आते हैं पौधे, और सबसे कम जो ट्रांसजेनिक जीव बन पाए हैं वो है जंतु। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि एनिमल में जीन स्थानांतरण करना इतना आसान नहीं है। एक तो एनिमल कोशिकाओं में टोटिपोटेंसी नहीं है, फिर उनके लिए कोई अच्छा वाहक नहीं है, तो वाहक नहीं होने की वजह से स्थानांतरण मुश्किल है। फिर जैसे तैसे स्थानांतरण हो भी जाता है तो उस एक कोशिका से पूरे जंतु बनाना बड़ा मुश्किल है, क्लोनिंग बड़ा मुश्किल है। इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे कम बने हैं। वो कौन कौन से हैं और किस उद्देश्य से बने हैं, उनके कुछ उदाहरण हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है, ये ऐसे जंतु हैं जिनमें किसी अन्य जीव का जीन स्थानांतरित किया गया हो। ट्रांसजेनिक जंतु ऐसे जंतु हैं जिनमें किसी अन्य जीव का जीन स्थानांतरित किया गया। ठीक है, और मैंने जैसा कहा सूक्ष्म जीव और पौधों की तुलना में जंतुओं में जीन स्थानांतरण कम ही हो पाया है। ठीक है, अब कुछ कॉमन अगर एग्जांपल देखें जंतुओं में, तो सबसे ज्यादा तो माइस, चूहों में, फिर भेड़ों में, गाय, बकरी, सुअर और भी कुछ जीव। ठीक है, माइस में, शिप में, काऊ में, गोट में, इनमें जीन ट्रांसफर हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक माइस में हुए। एनसीईआरटी का ये लाइन भी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है कि जितने ट्रांसजेनिक जंतु बने हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन से हैं, तो वो है माइस। ट्रांसजेनिक चूहे बनाए गए हैं, मतलब कुल जितने ट्रांसजेनिक जंतु बने हैं उनके 95% से अधिक ट्रांसजेनिक जंतु तो केवल चूहे ही। माइस में सबसे ज्यादा जीन ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस की बात देखिए कि अगर चूहों में जीन स्थानांतरण किया गया तो किस उद्देश्य से किया गया। देखिए, जीन स्थानांतरण का उद्देश्य जो होता है, एक जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि आप जिस उत्पाद का जीन ट्रांसफर कर रहे हैं उस उत्पाद को वृहद स्तर पर उत्पादन करें उद्योग की तरह, ताकि वो हर मानव को मिल सके। ठीक है, तो जीन स्थानांतरण का एक हमारा उद्देश्य होता है वृहद स्तर पर उत्पादन। अब आप कॉमन सेंस की बात है, आप खुद सोचिए, क्या चूहों में जीन स्थानांतरण करके कोई वृहद स्तर उत्पादन कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। चूहे बहुत छोटे जीव हैं और चूहों में कभी भी उत्पादन के उद्देश्य से जीन ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर किस लिए होगा और इतने सारे चूहे फिर क्यों बनाए गए? तो सवाल का जवाब यही है कि चूहों में जीन स्थानांतरण अध्ययन पर्पज से होता है, रिसर्च अध्ययनों के लिए होता है। चूहे जो है एक्सपेरिमेंटल लैब में खूब काम आते हैं, तो अध्ययनों के हिसाब से, टेस्टिंग और अध्ययनों के हिसाब से चूहों में जीन स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो और अगर सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक चूहे ही बनाए हैं जंतुओं में, तो इसका मतलब जंतुओं में तो ज्यादातर जंतु जो हैं वो अध्ययन, अनुसंधान, टेस्टिंग इन कामों के लिए बने, क्योंकि चूहे हैं। ठीक है, अगर हमें कोई चीज वृहद स्तर पर उत्पादन करनी है तो वैसे भी उसके लिए जंतु उपयुक्त नहीं होता। सबसे बढ़िया उसको सूक्ष्म जीव में जीन ट्रांसफर करो और बायोरिएक्टर में उत्पादन कर लो, नहीं तो पौधों में ट्रांसफर कर लो और एग्रीकल्चर के साथ उत्पादन करो। जंतुओं में जीन स्थानांतरण करके वृहद स्तर पर उत्पादन करना मुश्किल है, और अगर करना भी है तो कम से कम चूहे नहीं लिए जाएंगे, कुछ बड़े जंतु लिए जाएंगे ताकि थोड़ा उत्पादन हो सके। और चूहे से तब लिए जाएंगे जब हमें कोई अध्ययन करना हो, अनुसंधान या कोई टेस्टिंग का काम करना हो। समझ में आई बात? तो ट्रांसजेनिक जंतुओं में सबसे ज्यादा जंतु कौन से बनाए गए? ट्रांसजेनिक माइस। अब जंतुओं को किन किन उद्देश्यों से विकसित किया गया है, उनके कुछ एप्लीकेशन, उनके कुछ उपयोग, अनुप्रयोग हम देखेंगे। एनसीईआरटी में हमें 5 एप्लीकेशन दी है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। एक एक करके हम लेते हैं।
सबसे पहला एप्लीकेशन ट्रांसजेनिक एनिमल का लिया जाए तो वह है उपयोगी जैविक एवं औद्योगिक उत्पादों का वृहद स्तर पर उत्पादन। अब देखिए पहला ही एप्लीकेशन है वृहद स्तर पर उत्पादन, ठीक है। और अगर आप वृहद स्तर पर कोई चीज उत्पादन करना चाह रहे हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें तो माइस काम नहीं आएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है ट्रांसजेनिक जंतुओं का, आप देखिएगा इसमें एक भी माइस का उदाहरण नहीं है, चूहे का उदाहरण नहीं है। ये कुछ बड़े जीव जंतु होंगे, गाय होंगी, बकरियां हो सकती हैं और बड़े जीव जो बड़े जंतुओं में फिर भी थोड़ा उत्पादन हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर वैसे तो उदाहरण कई सारे हैं, हमने यहाँ पर कुछ 7-8 मुख्य उदाहरण आपके लिए रखे हैं। एक टेबल बना रखी है, आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। 3 चीजें ध्यान रखनी, कौन सा जंतु है, उसमें कौन सा जीन स्थानांतरित किया गया और किस उद्देश्य से किया गया, क्या उपयोग है उसका, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांसजेनिक शिप, ठीक है। भेड़ों में मानव का एक जीन ट्रांसफर किया गया ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 फैक्टर 9 जी। मानव का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 का जीन भेड़ में ट्रांसफर किया गया। अब ये क्लोटिंग फैक्टर क्या करता है, ये जो जीन है ये क्लोटिंग फैक्टर बनाएगा और ये भेड़ों के अंदर बनेगा और भेड़ों के दूध में, उसके मिल्क में हमें ये फैक्टर मिलेगा। तो इन भेड़ों का दूध निकालकर उसके दूध में से वो फैक्टर अलग किया जाता है। अब ये फैक्टर कहाँ काम आएगा, तो क्लोटिंग फैक्टर की कमी किस में होती है, हीमोफीलिया से ग्रसित रोगियों में। ये आनुवांशिक विकार है और हमने पहले हीमोफीलिया के समय में बताया था कि आजकल हीमोफीलिक जो रोगी होते हैं उनको क्लोटिंग फैक्टर बाहर से देख करके ब्लड क्लोट कराया जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लोटिंग ही तो नहीं होती। तो क्लोटिंग फैक्टर के जीन को भेड़ों में ट्रांसफर करके भेड़ों से वो क्लोटिंग फैक्टर प्राप्त किया जा रहा है और उसका उपयोग क्या होगा, तो हीमोफीलिया के उपचार में इसका उपयोग होगा। ये बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है। ऐसे ट्रांसजेनिक शिप का ही एक और उदाहरण है, मानव का अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जीन ट्रांसफर किया गया। ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन भी वृहद स्तर पर इस भेड़ के अंदर बना, जो उसके मिल्क से ही हमें मिला। एंटीट्रिप्सिन कहाँ काम आता है, ये काम आता है एक रोग के उपचार में। रोग का नाम है एम्फाइसीमा, ठीक है, श्वसन संबंधी रोग है और एम्फाइसीमा के उपचार में ये औषधि के रूप में काम आता है एंटीट्रिप्सिन। इसका जीन भी भेड़ में ट्रांसफर किया गया। तो ट्रांसजेनिक भेड़ के मैंने 2 उदाहरण बताए अलग अलग, एक में क्लोटिंग फैक्टर का जीन ट्रांसफर किया और हीमोफिलिक व्यक्तियों के लिए क्लोटिंग फैक्टर उपलब्ध हो जाते हैं। एक एंटीट्रिप्सिन का जीन ट्रांसफर किया जो एम्फाइसीमा के उपचार में काम आता है। ऐसे ही हम ट्रांसजेनिक काऊ के उदाहरण लें, काऊ के अंदर भी जीन ट्रांसफर किया गया। मानव का लैक्टोफेरिन जीन ट्रांसफर किया और ये लैक्टोफेरिन एक आयरन बाइंडिंग कंपाउंड है जो हमें गाय के दूध से वापस मिलता है। इसके अंदर वो जीन प्रदर्शित होगा और दूध में मिलेगा, दूध से उसको अलग कर सकते हैं और ये भी एक आनुवांशिक विकार के उपचार में काम आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के उपचार में। ये नाम भी आपने जेनेटिक्स में सुना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक्चुअली ये वो उत्पाद है जो किसी न किसी रोग के उपचार में एज ए औषधि काम आ रहे हैं, ठीक है, लैक्टोफेरिन। एक और उदाहरण है ट्रांसजेनिक काऊ का जिसमें लेक्टा एल्बुमिन जीन ट्रांसफर किया गया और ये बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। इस ट्रांसजेनिक गाय का एक कॉमन नाम भी है, इसे रोजी काऊ कहते हैं। इसका एक सामान्य नाम रखा गया रोजी और इसमें मानव का लेक्टा एल्बुमिन जीन ट्रांसफर किया गया है। लेक्टा एल्बुमिन जो उत्पाद है ये इस गाय के मिल्क में वापस हमें मिला। ज्यादातर चीजें इनके दूध में मिल रही, भेड़ हो या गाय हो। अच्छा, लेक्टा एल्बुमिन जो होता है ये मानव के जो नवजात शिशु होते हैं उनकी वृद्धि के लिए बड़ा जरूरी है। कई बार शिशुओं में वृद्धि नहीं होती तो उन्हें बाहर से लेक्टा एल्बुमिन खिलाया जाता है। ये शिशुओं की वृद्धि को प्रेरित करता है, ग्रोथ एनहांस करता है। अब गाय के दूध में लेक्टा एल्बुमिन की मात्रा बढ़ गई क्योंकि जीन ट्रांसफर किया। अच्छा, खास बात यह कि इस गाय के दूध में से लेक्टा एल्बुमिन अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस गाय के दूध को सीधा ही बच्चों को पिला दो। तो गाय के दूध तो बच्चों को पिलाया जाता है, अब इस दूध के अंदर लेक्टा एल्बुमिन की अच्छी खासी मात्रा है तो उससे इन बच्चों की वृद्धि भी बड़ी तीव्र गति से होती है। तो ये रोजी काऊ का एक उदाहरण है। लेक्टा एल्बुमिन प्रचुर दूध देती है। एनसीईआरटी ने इसकी मात्रा भी दी है, 2.4 ग्राम प्रति लीटर लेक्टा एल्बुमिन मिला है इसके दूध में जीन स्थानांतरण के बाद और इनके दूध को नवजात शिशुओं को पिलाया जाता है और उससे उनकी वृद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो ये जो 4 उदाहरण मैंने आपको बताया, 2 शिप के और 2 काऊ के, ये सब औषधि महत्व के हैं, ठीक है, और वृहद स्तर उत्पादन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। और उदाहरण देखिए, शिप और काऊ की तरह हम गोट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रांसजेनिक गोट जिसमें टीपीए जीन ट्रांसफर किया गया। अब ये टीपीए क्या है, टीपीए का पूरा नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए।
ठीक है। एक चैप्टर आप और पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें भी ये नाम आता है। उसको एक्चुअली इसका नेचुरल नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक प्रकार का एंजाइम है। यहाँ उसको टीपी कहते हैं। टीपी कहते हैं टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर। ये बैक्टीरिया बनाता है स्ट्रेप्टोकोकस, उससे स्ट्रेप्टोकाइनेज के नाम से मिलता है। हमने उसी का जीन भेड़ में डाल दिया, सॉरी बकरी में डाला है, गोट में। अब गोट की मिल्क में हमें टीपीए मिलता है। आप देखिए टीपीए इतना महत्वपूर्ण है। टीपीए क्या काम आता है? मानव में कई बार जो है रक्त नली वाहिनिकाओं में ब्लड के क्लॉट जमा हो जाते हैं, हृदय में थक्के जम जाते हैं, वाहिनिकाओं में थक्के जम जाते हैं, तो हार्ट में और ब्लड वेसल्स में ब्लड के क्लॉट जमा हो जाते हैं, और क्लॉट होने से मायोकार्डिक इन्फ्रेक्शन, हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं। तो क्लॉट आ जाने की वजह से बॉडी पैरालाइज भी हो जाती है, हार्ट काम करना में हार्ट फेल हो जाता है। अब उन क्लॉट को हटाना जरूरी होता है, तो इमीडिएटली ये दिया जाता है। इनको क्लॉट बूस्टर भी कहते हैं, ये आप माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो ये क्लॉट बूस्टर होता है, हृदय और रक्त वाहिनिकाओं में बने हुए रक्त के थक्कों को डिसॉल्व करता है, हटा देता है, और इस तरह से हार्ट फेलियर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है, तो ये हृदय में और ब्लड वेसल्स में रक्त के थक्कों को हटाने में काम आता है, बड़ी उपयोगी मेडिसिन है। ये बैक्टीरिया से भी प्राप्त होती है, और इसको, इसके जीन को गोट में ट्रांसफर करके यहाँ से भी प्राप्त किया गया। इसको टीपीए कहते हैं, टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसजेनिक गोट का ही एक और उदाहरण देखिए। अभी तक जो 5 उदाहरण मैंने आपको बताया ये सब औषधि महत्व के थे। अगला जो छठा उदाहरण है ये एक औद्योगिक महत्व का बड़ा ही विशेष केस है। हमने गोट के अंदर मकड़ी का जीन, स्पाइडर का जीन ट्रांसफर किया। अब मकड़ी में क्या खास बात होती है? आपने देखा होगा मकड़ी जाला बनाती है। मकड़ी का ये जाले में बहुत ही पतले पतले रेशे तंतु होते हैं, और ये प्रोटीन के बने होते हैं। और आपको ये बता दें कि मकड़ी के जाले के जो तंतु होते हैं, इनकी ये बड़े ही मजबूत होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। अब ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि मकड़ी का जाला, हमें तो ऐसा कोई मजबूत नहीं दिखता, हम तो झाड़ू घुमाते साफ हो जाता। जी नहीं, ऐसे नहीं देखते हैं। जितना पतला वो धागा है, मतलब बताया जाता है कि मकड़ी के उस तंतुओं की जो मजबूती है वो स्टील से भी ज्यादा है। जितना पतला वो धागा है उतना ही पतला आप स्टील का वायर बनाइए, और आप देखिएगा वो धागा जितना वजन झेल लेता है वो स्टील का वायर नहीं झेल पाता है। वो तो पतला बहुत है इसलिए आपको लगता है तो मजबूत नहीं है, बट अगर आप उसको अच्छे से पैदा करके मोटा धागा बनाएं तो ये बहुत काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से, अब मकड़ी से तो ज्यादा प्राप्त नहीं हो सकता, तो हमने मकड़ी का ये जीन जो कि जिससे कि वो तंतु बनाता है, उसको हमने गोट में ट्रांसफर कर दिया। अब उस गोट के शरीर के बालों में और उसके दूध में वो तंतु प्राप्त हुए, उनको अलग किया गया, और उन तंतुओं की अच्छे से बुनाई करके धागे बनाए गए। अब ये जो धागे हैं ये सामान्य धागों से अलग हैं, और ये बहुत मजबूत होते हैं। इन मजबूत धागों से अलग अलग कई तरह के उत्पाद बनाने की कोशिश की गई है, और ये एक भविष्य का उत्पाद है जो आने वाले समय में और अच्छे स्तर पर मिल सकता है। ये प्रयोग कनाडा में किया गया और बड़ा सफल रहा। अब इसके धागे से आप देखिए क्या क्या बना। इसके धागे से बड़ी बड़ी रस्सियां बनी है जो बड़े बड़े पानी के जहाजों को रोकने में काम आती है। इसके धागे से खिलाड़ियों के, और जो खेल खिलाड़ियों की जो चीजें हैं उनके जो कपड़े हैं वो बनते हैं, जूते वगैरह, जहाँ मजबूती चाहिए वो बनते हैं। इस धागों से अच्छी क्वालिटी का जो टेनिस रैकेट आता है उसके वायर बनते हैं। इस धागे से आर्मी के लोगों के लिए कपड़े बन सकते हैं। तो ऐसे कई उपयोग हो सकते हैं, जहां हमें अत्यंत मजबूती की जरूरत है वहां इस धागे को यूज कर सकते हैं। और एक औद्योगिक महत्व की एक चीज हमने बनाई है जीन स्थानांतरण से। ये भविष्य का उत्पाद है, अभी बहुत वृहद स्तर पर नहीं आता है, लेकिन ये बनाया गया है। ठीक है, तो स्पाइडर का जीन ट्रांसफर किया गया, इससे प्रोटीन तंतु प्राप्त किए गए, और इससे धागे बनाए गए, और इससे कपड़े व कई अन्य उत्पाद बनाने के काम आ सकता है। तो ये एक औद्योगिक महत्व की चीज है। ठीक है, स्पाइडर के जीन, मकड़ी के जीन को गोट में डाल दिया। एक हम कार्टून कैरेक्टर पढ़ते स्पाइडर मैन। स्पाइडर मैन तो हमारी केवल कल्पना है, इमेजिनेशन है, लेकिन स्पाइडर गोट ये हकीकत है। स्पाइडर मैन में तो हमें बताते हैं भाई यूं हाथ करते हुए उसमें से फिलामेंट निकलता है, हालांकि ऐसे इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे तंतु प्राप्त हो जरूर रहा है। ये एक अलग तरह का एप्लीकेशन था, एक औद्योगिक महत्व की चीज थी, और निकट भविष्य में हो सकता है हमें इसका और अच्छा उपयोग और इसके कई उत्पाद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो शिप के, काऊ के और गोट के उदाहरणों के बाद आते हैं पिग पर। जब प्रयोगों की बात हो रही तो सुअर का उपयोग तो खूब होता है। अब ट्रांसजेनिक पिग के अंदर मानव एंटीजन जीन ट्रांसफर किया गया। ये देखिए एक और अलग उद्देश्य।
मतलब पिग के अंदर मानव का जो एंटीजन है उसके कुछ जीन ट्रांसफर किए गए, जिससे कि इस पिग के शरीर के अंगों में मानव का एंटीजन भी लगा है। देखिए, हर जाति, हर जीव का शरीर की कोशिकाओं में अपना एक विशिष्ट एंटीजेनिक गुण होता है और उसी से वो अपनी कोशिकाएं पहचानता है। ठीक है, इसीलिए तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया आ जाता है तो हम उसको उसके एंटीजन से पहचान लेते हैं, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेते हैं। तो हर जीव का, हर जंतु, हर जाति का अपना एक एंटीजन होता, मानव का भी है। ठीक है, अब देखो होता क्या, ये क्यों किया गया हमने, ये हमारे काम आता है अंग प्रत्यारोपण। ये जो ट्रांसजेनिक पिग है जिसमें मानव का एंटीजन जीन ट्रांसफर किया गया, इनके अंगों पर अब मानव एंटीजन भी बन रहा है और मानव एंटीजन होने की वजह से इनके अंगों को मानव में प्रत्यारोपित करने में काम आ सकते हैं। देखिए, अंग प्रत्यारोपण तो आपने सुना ही होगा। अंग प्रत्यारोपण में क्या होता है, कई बार मानव किसी शरीर में कोई अंग जो है खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो हम किसी और से दूसरा अंग लगाते हैं और आज सफलतापूर्वक ये किया जा रहा है अंग प्रत्यारोपण में। लेकिन आप जानते हैं 2 दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली दिक्कत आती है अंगों की उपलब्धता, अंग मिलता कहाँ है, और दूसरा अंग मिल भी जाए तो रिजेक्शन, कि किसी और का अंग जब शरीर में लगाते हैं तो हमारी बॉडी उसको बाहरी मानते हुए रिजेक्ट कर देती है। अब उस रिजेक्शन को रोकने के लिए तो फिर हमें इम्यूनोसप्रेसिव देना पड़ता है और उसका जटिल तरीका लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये कि अंग, बाहरी अंग शरीर द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको तो चलो हम जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरी समस्या है अंगों की उपलब्धता, ये जटिल समस्या है। मानव में अंगों की उपलब्धता इतना आसान नहीं। अब देखिए, जो सबसे डिमांडिंग ऑर्गन मानव में रहता है वो है किडनी। अब ये तो गनीमत है कि किडनी हमारे पास 2 होती है, एक खराब हो जाती तो एक से काम चलाते हैं, दोनों खराब होती तब हम डोनेट करने की जरूरत पड़ती है। और किडनी चूंकि 2 होती है तो कोई हो सकता है आपको एक किडनी उधार दे दे या डोनेट कर दे। जहां अंग एक से अधिक है वहां तो फिर भी हमें अंग उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे किडनी हो जाती है। फिर जैसे लीवर है, तो लीवर एक ही है, लेकिन लीवर में रीजनरेशन बहुत अच्छा है। आप लीवर का थोड़ा सा टुकड़ा भी लगा दोगे तो उससे पूरा लीवर बन जाता है, तो उसका भी काम चल जाता है। लेकिन जो अंग एक अकेले हैं उनकी उपलब्धता बड़ी मुश्किल है, जैसे कि हार्ट, हृदय प्रत्यारोपण होता है लेकिन हृदय मिले तो सही, और हार्ट ऐसे कहाँ मिलता है। ठीक है, अब जैसे किसी की या तो एक्सीडेंट में कोई मृत्यु हुई हो या किसी वजह से अचानक डेथ हुई तो उसका हृदय कुछ ही समय के अंदर तक वो काम करता है, उस दौरान ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और हम अक्सर कई बार सुनते हैं कि साहब इसका हृदय उसको दिया गया और बहुत ही कम समय में उसको ले जाकर प्रत्यारोपित किया गया, लेकिन हृदय की उपलब्धता बहुत कम होती है। और भी अंग हैं, तो जब अंगों की उपलब्धता नहीं होती है तो एक प्रयोग ये सोचा गया कि क्यों ना हम दूसरे जीवों के अंग लगा लें, और सफलतापूर्वक पिग के, सूअर के हृदय और अंग जो है मानव में लगाए गए। लेकिन जब इनके अंग लगाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है रिजेक्शन की। मानव में मानव का अंग लगा रहे हैं वही रिजेक्ट हो जाता है, तो किसी दूसरे का, पिग का अगर अंग लगाएंगे तो रिजेक्ट होना ही होना है। अब उसकी रिजेक्शन को कम करने का एक तरीका यह है कि इन पिग में मानव का एंटीजन डाल दो जी, जिससे इनके अंगों पर मानव जैसा एंटीजन बने, और जब इसे मानव में लगाया जाए तो उसके रिजेक्शन की संभावना कम हो जाए। तो ये जो ट्रांसजेनिक पिग बनाने का उद्देश्य है वो बेसिकली क्या है, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए में अंगों की उपलब्धता आसान हो सके और अन्य जीवों के, पिग और इस तरह के जीवों के अंग भी हम मानव में लगा सकें और उसमें भी रिजेक्शन की संभावना कम हो, क्योंकि उसमें मानव का एंटीजन जीन है। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ट्रांसजेनिक पिग बनाए गए हैं और ये भी एक भविष्य का कार्य है जो आगे आने वाले समय में और अच्छा मिल सकता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए आखिरी, ट्रांसजेनिक पिग क्या बल्कि पिग, फिश, शिप, गोट, इस तरह के और भी कई जीव, इनमें HGH मानव ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का जीन, HGH का मतलब है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसका जीन, मानव के वृद्धि हार्मोन का जीन स्थानांतरित किया गया इनमें। आप याद कीजिए, ये वही जीन है जो सबसे पहले माइस में डाला गया था। पहला ट्रांसजेनिक जंतु माइस था, उसमें यही वृद्धि हार्मोन का जीन डाला गया था। उस वृद्धि हार्मोन की वजह से चूहे का आकार बढ़ गया और डबल और बड़े आकार के उस चूहे को हमने नाम दिया था सुपर माउस। हमने देखा कि इस वृद्धि हार्मोन के जीन ने उसका आकार बढ़ा दिया। चलो, चूहे में तो प्रायोगिक तौर पर डाला गया, लेकिन ये जंतु, पिग, फिश, शिप, गोट, ये सब जो है मांसाहारी भोजन में, नॉन वेजिटेरियन फूड में खाए जाते हैं। अगर इनमें ये जीन ट्रांसफर कर देंगे तो बड़े आकार के बनेंगे, बड़े आकार की मछलियां, बड़े आकार की ये जीव भोजन के रूप में काम आएंगे और भोजन की कमी पूरी कर सकते हैं। तो इनमें जब ये जीन डाला गया कि बड़े आकार के जीव बने और इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से
अलग अलग मैंने कुछ आपको 7-8 उदाहरण बताए हैं। इनमें से 1-2 उदाहरण ही एनसीईआरटी में हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये इधर उधर विभिन्न सालों में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए उनको इकट्ठा करके बताए गए हैं। आपको भी कम से कम इतने एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। एनसीईआरटी में तो रोजी काऊ का और एक आध एग्जाम्पल और होगा, लेकिन उसके अलावा भी पूछे गए हैं। 7-8 ये उदाहरण हैं। और ये ट्रांसजेनिक जंतुओं का हमारा पहला अनुप्रयोग था कि ट्रांसजेनिक जंतुओं में जीन ट्रांसफर करके कुछ उपयोगी जैविक उत्पाद बनाए, औद्योगिक उत्पाद बनाए, वो भी बृहद स्तर औद्योगिक स्तर पर। तो उत्पादन के उद्देश्य से ट्रांसजेनिक जंतु बनाना पहला एप्लीकेशन। और इस पहले एप्लीकेशन में आप देख लीजिए कहीं भी चूहों का नाम नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक जंतु क्या बना है? चूहे, लेकिन वो इसमें नहीं है, उत्पादन में नहीं आएंगे काम। तो ये तो पहला एप्लीकेशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एप्लीकेशन, मानव की सामान्य कार्य की फिजियोलॉजी एवं विकास का अध्ययन। अब अध्ययनों का काम है कि मानव के नॉर्मल फिजियोलॉजी का अध्ययन करना, डेवलपमेंट का अध्ययन करना, हमारे शरीर में कैसे हमारा वृद्धि विकास होता है, कैसे एक एक अंग बनते हैं, कैसे अंग कार्य करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा वृद्धि विकास कैसे होता है, पूरी फिजियोलॉजी का अध्ययन करना, मतलब मानव के जीन के कार्यों का अध्ययन करना। हमारे जो विभिन्न जीन हैं कब कैसे कार्य करते हैं, मानव के जीन का अध्ययन। सामान्य जो जीन हैं कब वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, क्या प्रोटीन बना रहा है, उससे कौन सा लक्षण आ रहा है, ये सारी चीजें। अब देखिए, मानव के जीन का अध्ययन मानव में करना बड़ा मुश्किल है। मानव की कोशिकाएं तो संवर्धन माध्यम पर संवर्धित नहीं होती, ठीक है, और मानव में जीन इतने सारे हैं कि एक एक जीन को ध्यान से अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। तो एक आसान तरीका ये है कि जिस जीन के हमें अध्ययन करना है मानव के, उस जीन को मानव से निकाल कर सामान्य छोटे जीव में ट्रांसफर कर दो, जैसे चूहे में डाल दो। अब चूहे में वो बाहरी जीन की तरह गया और वो अलग से हमें पता भी चलता रहेगा। अब उसने क्या प्रोटीन बनाया, कैसे सारा कार्य हुआ, चूहों में अध्ययन किया जाए। मतलब मानव के एक एक जीन के कार्य का अध्ययन हम चूहों में कर सकते हैं। कैसे जीन प्रदर्शित हो रहे हैं, कैसे वो नियंत्रित किए जाएं, सारा एक एक जीन का अध्ययन। और इस उद्देश्य से कई सारे जीन को अलग अलग चूहों में ट्रांसफर किया गया और बहुत सारे ट्रांसजेनिक चूहे बनाए गए। जो मैंने आपको शुरू में कहा ना कि 95% जो चूहे वो इन कामों में काम आ रहे। तो ये एक तरीका है जिसमें क्या मानव के जीन को चूहों में भेजकर इस जीन की कार्य प्रणाली और उसका नियंत्रण अध्ययन किया जा सकता है। और इस कार्य के लिए कई सारे ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए। तो अध्ययनों के लिए और एक एक जीन के विस्तृत अध्ययन के लिए हम उन जीन को चूहों में डालकर अध्ययन करते हैं। तो ये काम बहुत हुआ है। आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में मानव जीनोम परियोजना पढ़ते हैं। हमने वहाँ ये पता लगा लिया कि मानव में 30 से 40 हजार जीन हैं, लेकिन वहाँ कहा गया कभी कई सारे जीन का कार्य हम नहीं जानते हैं। मानव के जीन के कार्य को जानने का एक तरीका ये है कि उस जीन को मानव से निकाल कर चूहों में डालो, वहाँ अध्ययन करो, वहाँ थोड़ा आसानी से अध्ययन हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे चूहे भी बनाए गए अध्ययन के लिए। एक और इसी से मिलता जुलता अध्ययन, और वो है आनुवांशिक रोगों का अध्ययन। अब देखिए, दोनों चीज एक ही है। यहाँ सामान्य जीन अध्ययन हो रहे हैं या वो जीन अध्ययन करेंगे जिससे रोग उत्पन्न हो रहा है। जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया अध्ययन किया, जैसे हमने हीमोफीलिया अध्ययन किया, तो आज हमें पता है कि इस जीन में म्यूटेशन हुआ, इससे ये वाला प्रोटीन नहीं बना, इसकी वजह से ये लक्षण नहीं आया, इसकी वजह से वो नहीं आया, और पूरे रोग के सिम्टम समझा सकते हैं। तो पता कैसे चला, रोग विकसित कैसे हुआ, क्या म्यूटेशन हुआ, कहाँ कहाँ शरीर में दिक्कत आई, पूरे आनुवांशिक विकार का बनने का तरीका समझा जा सकता है। और इसके लिए भी हम क्या करते हैं, जिस जीन से रोग हो रहा है, रोग पैदा करने वाले उस जीन को वहां से निकाल के माइस में डाल दो, तो वहां ज्यादा अच्छे से अध्ययन हो जाएगा। जब सामान्य जीन का अध्ययन हो सकता है तो रोग पैदा करने वाले का भी हो जाए। और इस तरह से एक एक आनुवांशिक विकार का भी पूरा बनने का तरीका समझा गया है। तो इसके अंदर बेसिकली रोग कारक जीन को माइस में भेजकर उसका पूरा वृद्धि विकास समझा जा सकता है कि कैसे रोग बनता है, उसका फिर उपचार कैसे करें, सारी चीजें। तो रोगों का भी अध्ययन हो सकता है, आनुवांशिक रोगों का, और सामान्य जीन, सामान्य लक्षण कैसे बनते हैं, उनका भी अध्ययन हो सकता है। अच्छा, रोगों में तो एक हमारे पास बड़ा अच्छा उदाहरण है, वो है ओंको माउस। ओंको शब्द जब किसी के आगे उपसर्ग ओंको लगा है तो ओंको का मतलब होता है कैंसर। ओंकोलॉजी कहते हैं कैंसर का अध्ययन। ओंको माउस ये ऐसे ट्रांसजेनिक चूहे हैं जिनमें कैंसर उत्पन्न करने वाले ओंकोजीन ट्रांसफर किए गए हैं। इनमें कैंसर पैदा करने वाले ओंकोजीन ट्रांसफर किए गए। इससे माइस के अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं कि कैंसर कैसे पैदा होता है, शुरू से लेकर अंत तक उसकी क्या प्रक्रिया रहती है। और जब हमें कैंसर के बनने का तरीका समझ में आ जाएगा तो उसको नियंत्रित करने, उसका उपचार भी उसमें ढूंढ सकते हैं। ये ओंको माउस जो है कैंसर के अध्ययन में बहुत काम आए हैं। बहुत पहले बनाया गया था इनको, फिर कैंसर के उपचार में भी इन उपचार का भी ट्राई इसी पे किया गया। तो इस तरह से हम देखिए
कई महत्वपूर्ण जो आनुवांशिक रोग हैं और जो हमारे सामान्य जीन और उनके लक्षणों का निर्माण, ये सब अध्ययन कर सकते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन एक जैसे ही अध्ययनों में, और अध्ययनों के कार्यों में हम माइस यूज करेंगे, बड़ा जंतु नहीं, सारे चूहों का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद तीन हो गए। चौथा एप्लीकेशन देखिए, चौथा एप्लीकेशन वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। मैंने आपको कहा था माइस का उपयोग या तो अध्ययन में होगा या टेस्टिंग में होगा। अब ये चौथा और पांचवा दोनों एक जैसे एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी ने 2 में कर रखा है। ठीक है, टेस्टिंग का कार्य वैक्सीन या अन्य औषधियों की, देखिए या तो सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग अलग अलग करके दिया, बात एक ही है। आपको मैंने कहा था कि जब हम औषधि निर्माण करते हैं, मैंने ये चीज आपको बायोटेक के चैप्टर में, पिछले चैप्टर में बताई थी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि मान लीजिए हमने औषधि संबंधी जीन ट्रांसफर करा, बायोरिएक्टर में उसको पैदा कर लिया, फिर हम उसको निकाल भी लेते हैं, अलग करते हैं, तो औषधियों की पूरी टेस्टिंग होती, क्लिनिकल ट्रायल होता है। औषधि ऐसे ही मानव में नहीं आ जाती, पहले उनको चूहों पर, बंदरों पर और फिर उसके बाद मानव पर ट्रायल करने के बाद फिर सबके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो औषधियों की टेस्टिंग वैसे तो कहाँ होती है, बंदरों पर सबसे ज्यादा, मानव जैसे होते हैं तो उन पर टेस्टिंग होती है, लेकिन इससे कई सारे जंतु मारे भी जाते हैं। अब टेस्टिंग हो रही है, मान लो औषधि ढंग की नहीं बनी तो मर जाएगा जीव, पहले उस जीव में रोग पैदा करेंगे, फिर उसको मेडिसिन खिलाते हैं, इस तरह से टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग के कार्यों में बहुत सारे जंतुओं की जान जाती है। इसको बचाने का एक तरीका है कि हम ट्रांसजेनिक जीव यूज करें, कि अगर हम ट्रांसजेनिक चूहे बनाएं तो उनमें अगर मेडिसिन का यूज करेंगे तो हमें जो मंकी और जो दूसरे बड़े जंतु, आदि मानव, चिंपांजी, गुरिल्ला, बंदर, इन पर खूब टेस्टिंग होती है औषधियों, क्योंकि वो मानव से मिलते जुलते हैं। तो उनके साल में सैकड़ों जानवर इसी वजह से मारे जाते हैं, उनको बचा सकते हैं। और ट्रांसजेनिक चूहों पर इसका अध्ययन किया जाए, उसका सबसे बड़ा सफल उदाहरण मिला है वैक्सीन के मामले में, इसलिए वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग लिखा है। इसके अंदर क्या देखिए, वैक्सीन एवं अन्य औषधियों की सेफ्टी टेस्टिंग हम ट्रांसजेनिक माइस पर कर सकते हैं। जैसे पोलियो की जो ओरल वैक्सीन आती है आज, जो हम 2 बूंद पोलियो की पिलाते हैं मुंह से, पोलियो की इस ओरल वैक्सीन की पूरी टेस्टिंग जो है ट्रांसजेनिक माइस पर की गई है। एनसीईआरटी की लाइन है, एआईपीएमटी में 2-3 बार आ चुकी है अलग अलग समय में। ट्रांसजेनिक माइस का उपयोग पोलियो की ओरल वैक्सीन की टेस्टिंग में किया गया और ये बहुत सफल रहा। आप देखिए आज ओरल वैक्सीन यूज हो रही है और उसके सारे इफेक्ट, के इसको देने पर क्या इफेक्ट होंगे, क्या साइड इफेक्ट होंगे, वो सब उस ट्रांसजेनिक माइस में अध्ययन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के ट्रांसजेनिक माइस का उपयोग कई सारे जो बंदर हैं, जो चिंपांजी वगैरह हैं, इनको बचा सकता है, क्योंकि ये बड़े जीव हैं और कई बार टेस्टिंग में काफी सारे जीव मारे जाते हैं। ठीक वही का वही काम केमिकल सेफ्टी। अब वैक्सीन का मतलब खाली वैक्सीन ही नहीं, और भी जो भी औषधियां हैं, और भी कोई केमिकल है, कोई खाद्य पदार्थ है, किसी की भी आपको सेफ्टी टेस्टिंग या विषाक्तता, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग अगर अध्ययन करनी, देखिए मानव पर कोई भी चीज लेने से पहले उसका अध्ययन होता है, टेस्टिंग होती है अन्य जीवों पर, और वहां हमें ठीक लगता है तो ही हम मानव पर लेते हैं। तो टेस्टिंग के काम में बंदरों और वन मानुषों की बजाय ट्रांसजेनिक माइस का उपयोग कर सकते हैं केमिकल सेफ्टी वगैरह में। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें वही मानव के उपयोग के लिए बनाए गए रसायनों का प्रभाव, सुरक्षा और विषाक्तता जांचने के लिए हम ट्रांसजेनिक माइस का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों काम एक जैसे ही हैं, बस एनसीईआरटी ने इसको अलग अलग उसमें लिखा है। वैक्सीन हो या और कोई अन्य औषधि हो या और कोई अन्य रसायन हो, मानव पर उपयोग से पहले इनको हम ट्रांसजेनिक माइस में टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसजेनिक माइस होते हैं इनमें हम जीन स्थानांतरण करके पहले इनको संवेदनशील बनाते हैं। इन माइस को ऐसा बनाया जाता है जिससे कि इसमें आसानी से रोग हो जाए, ताकि हमारी जो औषधि है, जो वैक्सीन है, उसकी टेस्टिंग बढ़िया से हो सके। तो इन पर टेस्टिंग के परिणाम अच्छे आए हैं। सामान्य जंतुओं पर टेस्टिंग की बजाय ट्रांसजेनिक जंतुओं पर टेस्टिंग के परिणाम ज्यादा अच्छे मिले हैं। ठीक है, और इससे हमें जो बड़े नेचुरल जीव हैं उनको बचाने में भी मदद मिलती है, तो आजकल हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए 5 अलग अलग एप्लीकेशन मैंने ट्रांसजेनिक जंतुओं के बताया, साथ में उदाहरण भी बताए। लेकिन इन 5 में से देखा जाए तो एप्लीकेशन 3 ही है। सबसे पहला तो है उत्पादन में हमने शिप, काऊ, गोट, इस प्रकार के बड़े जंतुओं में जीन ट्रांसफर करके अलग अलग चीजें उत्पादन की। उसके बाद में है अध्ययन में सामान्य जीन का अध्ययन और रोगों का अध्ययन, दोनों इसमें माइस काम आए। और तीसरा है टेस्टिंग, वैक्सीन की टेस्टिंग हो या अन्य रसायन और औषधियों की टेस्टिंग, इसमें सारे जो काम आए हैं वो कौन से काम आए हैं, यहाँ भी ट्रांसजेनिक माइस। 5 एप्लीकेशन में से पहले एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी सारे चारों एप्लीकेशन में माइस ही काम आ रहे हैं। बड़े जंतु जिनमें जीन ट्रांसफर हुआ है वो केवल उत्पादन में काम आते हैं,
और इसीलिए आप देखिए जंतुओं में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक माइस बने हैं और उनमें अध्ययन और टेस्टिंग के काम ज़्यादा होते हैं। तो ये पूरा ट्रांसजेनिक एनिमल और उनके एप्लीकेशन, जो जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं इसमें, वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें रोजी काऊ पे खूब क्वेश्चन आता रहता बार बार, ओंको माउस वगैरह और भी जो भी एग्जाम्पल बताए इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट तो हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर के साथ, ट्रांसजेनिक एनिमल ये मैंने अभी बता दिए। अब बचता है ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव। वैसे एनसीईआरटी में अलग से ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव का कोई सेगमेंट नहीं दिया है और सूक्ष्म जीव बहुत सारे बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक जीन ट्रांसफर हुआ ही सूक्ष्म जीवों में, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हमें एक दो का नाम ध्यान रखना जो अक्सर पूछेगा, बाकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों की बात कर लें तो ये ट्रांसजेनिक जीवों में सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक माइक्रो भी बनाए गए हैं और अलग अलग उद्देश्यों से जीन स्थानांतरण किए गए। जैसे ट्रांसजेनिक ई कोलाई का एक उदाहरण देखते हैं। इस अकेले ई कोलाई में ही अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग औषधियां और रोगों के उपचार से संबंधित कई जीन ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक ई कोलाई में आप देखिए भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के जीन स्थानांतरण हुए हैं। कुछ उदाहरण देखिए, मानव इंसुलिन जीन ट्रांसफर किया गया, आपको याद हो तो इंसुलिन पढ़ा था हमने, ई कोलाई में ट्रांसफर हुआ है। उससे जो इंसुलिन प्राप्त हुआ उसका क्या उपयोग हुआ, उसका डायबिटीज के उपचार में इसका यूज करते हैं। ऐसे ट्रांसजेनिक ई कोलाई में मानव का वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जीन ट्रांसफर किया गया। अब ये वृद्धि हार्मोन भी इंसुलिन की तरह हमें बायोरिएक्टर में वृहद मात्रा में मिलता है। और वृद्धि हार्मोन का क्या उपयोग है, जिन व्यक्तियों की, जिन बच्चों की वृद्धि नहीं हो रही है उनको बाहर से दिया जाता है ताकि उनकी वृद्धि हो। लंबाई नहीं बढ़ रही है, छोटा रह रहा, वृद्धि नहीं है, तो बोनेपन के उपचार में ये काम आता है, वृद्धि बढ़ाने में हार्मोन है। ठीक है, ई कोलाई के अंदर की मानव का कैल्सिटोनिन जीन ट्रांसफर किया गया और कैल्सिटोनिन जो हमें वृहद मात्रा में मिलता है ये रिकेट्स के ठीक करने में काम आता है। रिकेट्स की बीमारी सुनी होगी आपने, हड्डियों से संबंधित रोग है और उसमें कैल्सिटोनिन चाहिए होता है जो ई कोलाई में जीन ट्रांसफर करके बना रहे। ट्रांसजेनिक ई कोलाई में हमने इंटरफेरोन के जीन ट्रांसफर किए हैं। इंटरफेरोन क्या है, ये वे पदार्थ है जो हमारे शरीर में वायरस के संक्रमण के बाद बनता है। हमारा शरीर वायरस में वायरस का जब संक्रमण हो जाता है तो शरीर वायरस से बचने के लिए उसके विरुद्ध इंटरफेरोन बनाता है। जैसे एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, ऐसे वायरस के विरुद्ध इंटरफेरोन बनते हैं। ये इंटरफेरोन वायरस को बॉडी में फैलने से रोकते हैं। ठीक है, और अगर इन इंटरफेरोन को हम पहले ही बना के ले लें तो हम वायरल रोग के विरुद्ध प्रतिरोधी हो जाएंगे। तो इन इंटरफेरोन का जीन ई कोलाई में ट्रांसफर किया। ई कोलाई से जो इंटरफेरोन मिले इनको मानव में यूज किया गया और मानव में वायरल या विषाणु प्रतिरोधकता विकसित की गई। वायरल रोगों के लिए प्रतिरोधकता विकसित करने में इंटरफेरोन विकसित किए गए, इनके जीन भी ई कोलाई में डाले गए। ठीक है, ऐसे ही ई कोलाई में एंटीजन के जीन ट्रांसफर किए गए, ई कोलाई में ट्रांसफर किए गए, ईस्ट में भी ट्रांसफर किए गए। ट्रांसजेनिक ईस्ट भी बनाया गया है, ईस्ट में भी जीन ट्रांसफर हुए और ईस्ट के अंदर भी हमने एंटीजन के जीन डाले हैं, ई कोलाई में भी डाले, अलग अलग तरह के एंटीजन। और ये एंटीजन जो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं, इन एंटीजन को हम टीकों के रूप में काम में लेते हैं। आज जो आप टीके लगवाते हो वैक्सीन, उसमें होता क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। जिस रोग का टीका है मतलब उस रोग का जो जीवाणु या वायरस जो भी है उसका एंटीजन ही डाल देते हैं। शरीर में पहले ही एंटीजन डाल देते हैं तो शरीर हम उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बना लेता है ताकि जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडी पहले से बने होते हैं तो रोग नहीं होता। तो ये इस प्रकार के वैक्सीन, ये एंटीजन वैक्सीन बनाने में काम आते हैं। इन टीकों को हम द्वितीय पीढ़ी के और तृतीय पीढ़ी के टीके कहते हैं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो आप देखिए ई कोलाई का उदाहरण था ये सारे जीन को एक ही ई कोलाई में नहीं डाले, अलग अलग ई कोलाई में, किसी में कभी इंसुलिन का जीन, ये अलग अलग समय पे बने हैं। तो औषधीय महत्व की कई सारी चीजें आज हम बैक्टीरिया में, ई कोलाई में, ईस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं और उनसे उत्पादन कर रहे हैं। तो औषधियों के लिए तो बहुत सारे जीन ट्रांसफर हुए, इंसुलिन तो आपको बताया था, बाकी दो चार और ध्यान रख लीजिए। और इसके अलावा ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों में एक उदाहरण और है और वो है सूडोमोनास पोटिडा। सूडोमोनास पोटिडा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और अत्यंत विशिष्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। इसका एक कॉमन नाम है, इसको हम सुपर बग भी कहते हैं और इसी नाम से पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया को सुपर बग कहा जाता है। सुपर बग क्या चीज है? ये सुपर बग दरअसल एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है और इसकी खास बात है इसमें एक से अधिक जीन ट्रांसफर करके बनाया गया है। सूडोमोनास पोटिडा जो कि सुपर बग है, ये अमेरिका में विकसित किया गया एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा। ये एक भारतीय वैज्ञानिक आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा विकसित किया गया एक से अधिक जीन स्थानांतरित करके। क्या खास बात थी? आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इसमें कुछ ऐसे जीन ट्रांसफर किए जिससे इस बैक्टीरिया में
हाइड्रोकार्बन के पाचन की क्षमता आ गई। हाइड्रोकार्बन रिच कौन होता है? पेट्रोल। तो जो ये क्रूड पेट्रोल डीजल जो भी है, पेट्रोल या हाइड्रोकार्बन के पाचन की क्षमता आ गई। इसके अंदर कुछ ऐसे जीन थे जो हाइड्रोकार्बन का पाचन कर देते। अब इसका उपयोग क्या है? आप देखिए, समुद्र के रास्ते हजारों लीटर पेट्रोल या क्रूड ऑयल पेट्रोल बड़े बड़े जहाजों में परिवहन होता है, पाइपलाइन के थ्रू भी जा रहा है समुद्र में। अब कई बार एक्सीडेंट से बड़े बड़े जहाज पलट जाते हैं, तो हजारों लीटर पेट्रोल पानी में बिखर गया। बहुत एक्सीडेंट होते हैं। कई नहीं तो पाइपलाइन से लीकेज हो रहा है तो भी खूब पेट्रोल पानी में। अब पानी में पेट्रोल मिक्स नहीं होता और ये पेट्रोल पानी पर एक परत के रूप में बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है और ये बहुत बड़ा समुद्री जल प्रदूषण है। तेल की ये परत जो है ये समुद्री मछलियों जीवों को मार देती है। पूरा पर्यावरण में बड़ा असंतुलन भी होता है, बड़ा प्रदूषण है। इसके उपचार में ये काम आएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया पेट्रोल का पाचन करना जानते हैं। इनका उपयोग भी किया जा चुका है। इन बैक्टीरिया को वहां ले जाकर डाल दिया जाता है और ये बैक्टीरिया फटाफट उस पेट्रोल का डाइजेस्ट करके समुद्र के होने वाले इस प्रदूषण को खत्म कर देते हैं, इस तेल को खत्म कर देते हैं और इसका उपयोग भी किया गया। तो एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। और अब तक तो हम केवल औषधि महत्व की चीजें देख रहे थे या एग्रीकल्चर देख रहे थे। ये एक उदाहरण है जहां वातावरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक जीव बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो है हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम के पाचन की क्षमता होती है और इसका उपयोग क्या है? ये समुद्र में बिखरे तेल को हटाने में काम आता है। समुद्री जल प्रदूषण सबसे ज्यादा इसके दो चीज पूछी जाती है, एक तो इसका एक कॉमन नाम सुपरबग और दूसरा इसका ये उपयोग कि समुद्र में बिखरे हुए पेट्रोल या इस तेल को हटाने के लिए क्या कौन यूज होता है? सूडोमोनास पोटिडा। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बार बीएचयू के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कितने जीन ट्रांसफर किए गए, तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इसमें एक एक करके 4 जीन स्थानांतरित किए थे 4 अलग अलग प्लाज्मिड पर। तो इसमें 4 प्रकार के जीन प्लाज्मिड के साथ स्थानांतरित किए गए और ये चारों अलग अलग हाइड्रोकार्बन के पाचन के जीन थे। आप वो भी नाम ध्यान रख सकते हैं। पहला जीन था इसमें ऑक्ट जीन। ऑक्ट जीन ऑक्टेन और उनके डेरिवेटिव का पाचन करता है, ऑक्ट। ऐसे ही जाइल जीन जाइलिन और उनके डेरिवेटिव का पाचन करता है। कैम जीन कैम्फर, कैम्फर भी हाइड्रोकार्बन होता है, कैम्फर का पाचन। और नेह जीन नेफ्थलीन का पाचन। तो ऑक्ट जीन, जाइल जीन, कैम जीन, नेह जीन, ऑक्टेन, जाइलिन, कैम्फर और नेफ्थलीन अलग अलग प्रकार के इन हाइड्रोकार्बन का पाचन करने वाले जो एंजाइम है उनके जीन इसमें ट्रांसफर किए गए। 4 प्रकार के जीन अलग अलग प्लाज्मिड पर एक ही बैक्टीरिया में। ये मल्टीपल जीन ट्रांसफर है। आनंद मोहन चक्रवर्ती का ये उदाहरण अत्यंत विशिष्ट उदाहरण है। जीन स्थानांतरण का एक बेहतरीन उपयोग है। ठीक है, और इसका उपयोग समुद्री जल प्रदूषण निवारण में किया भी गया है। तो ये भी एक ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव का स्पेशल। अब इसका नाम देखो एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। सुपरबग किसको कहते हैं, समुद्र में से तेल हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बार बार आता रहता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों प्रकार के जीवों के उदाहरण वाला भाग हो गया। ट्रांसजेनिक पौधे, ट्रांसजेनिक जंतु, ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव। हालांकि है तो बहुत सारे, मैंने बहुत गिने चुने आपको बताए हैं जिनके नाम या तो एनसीईआरटी में है और या फिर जो बार बार इधर उधर एग्जाम में पूछे गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं उनके लिए। तो ये एग्जाम्पल एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के अंत में आता है एथिकल इश्यूज, नैतिक मुद्दे करके एक छोटा सा टॉपिक है, 1-1.5 पेज में एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखा है। नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज। एक्चुअली क्या है, हमने बायोटेक के इन दोनों चैप्टर में एक तकनीक की बात करी, जीन स्थानांतरण तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। और देखिए, जिस तरह से हर कार्य को करने की अपनी एक नैतिकता होती है, उसका एथिक्स होता है, ठीक उसी तरह से टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना, इस्तेमाल करने की एक नैतिकता होगी। वैसे आपको पता है कि सारी टेक्नोलॉजी मानव द्वारा ही बनेगी, तो मानव ने ये टेक्नोलॉजी अपने फायदे और अपने काम को आसान करने के लिए तो बनाई होगी। ठीक है, लेकिन तब भी आप देखिए, मानव द्वारा बनी ये टेक्नोलॉजी कई बार मानव के लिए हानिकारक हो जाती है। जब इन तकनीकों का उपयोग एथिकली नहीं होता, नैतिकता को ध्यान में रखकर नहीं होगा, अनैतिक रूप से होगा, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ी हानिकारक हो जाती है। एथिक्स तो हर कार्य में होता है। एज ए स्टूडेंट आपके अपने एथिक्स हैं, एज ए टीचर मेरे अपने एथिक्स हैं, डॉक्टर के अपने एथिक्स हैं, और हर चीज के एथिक्स, हर कार्य के अपने एथिक्स हैं। और देखिए, कोई भी कार्य तब तक ही अच्छा है जब तक कि वो एथिकली किया जाए, नैतिकता के साथ किया जाए। नैतिकता का अर्थ क्या है, एथिक्स किसको कहते हैं?
दरअसल ये हमारे समाज और मानव द्वारा ही तय किए गए वो पैरामीटर हैं कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य खराब है। हमारे किसी भी कार्य, किसी भी उत्पाद से अगर प्रकृति को नुकसान हो रहा है, अन्य जीवों का नुकसान हो रहा है, तो वो कार्य अनैतिक है। साफ साफ कहा जाता है कि आप कार्य वो करें जिससे प्रकृति के संतुलन को कोई नुकसान न पहुंचे, ठीक है, और इससे अन्य जीवों और अन्य जातियों की हानि ना हो, तो उस कार्य को करने में दिक्कत नहीं है, वो नैतिकता के अंतर्गत है। लेकिन अगर कई बार आप अपने लाभ के लिए इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी बना लें या टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करें कि आपका तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन प्रकृति का बहुत नुकसान हो गया, अन्य जीवों नुकसान हो रहा है, तो वो गलत है। और कोई भी टेक्नोलॉजी जब तक एथिकली यूज की जाएगी तब तक बहुत बढ़िया है। जब उसका उपयोग अनएथिकल हो जाएगा, नैतिकता को परे रखकर किया जाएगा, तो वो फिर खराब है। और इसीलिए बायोटेक के चैप्टर के एंड में भी हमसे थोड़ी सी नैतिकता की बात की गई है कि भाई ये जो जीन स्थानांतरण है ये प्राकृतिक कार्य नहीं है, ये कृत्रिम कार्य है। तो इसका उपयोग बिल्कुल सीमित मात्रा में हो, जरूरत से ज्यादा उपयोग करोगे तो ये अनैतिक हो जाएगा। एक्चुअली जीन स्थानांतरण करने का नुकसान बहुत है। पहली बात तो ये कि हर प्रकृति ने हर जीव, हर जाति के अपना एक निर्धारित जीनोम बनाया है और उसके अपने विशिष्ट जीन का ये समूह है। अब आप इसका जीन उसमें, उसका जीन इसमें स्थानांतरित कर रहे हैं, तो आपने तो प्रकृति की जो विशिष्टता है वही खत्म कर दी। और ये विशिष्टता प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में अगर जीन स्थानांतरण करने लग जाओगे तो ये बहुत बड़े प्राकृतिक असंतुलन को जन्म देगा और ये बड़ी दिक्कत करेगा। तो ये प्राकृतिक कार्य नहीं है। इसलिए शुरू से कहा गया कि जीन स्थानांतरण केवल तब ही किया जाए जब बेहद जरूरी हो और जब उसके अलावा कोई और विकल्प ना बचे, अंतिम विकल्प के तौर पर होना चाहिए। और शुरू में तो खैर ये जटिल काम था तो इतना हो भी नहीं पाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ और जीन स्थानांतरण संभव हुआ तो फिर हमने देखा कि खूब सारे जीन स्थानांतरण होने लग गए। कई बार देखने से लग रहा है इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, तब भी हो रहा है। और कई बेवजह जीन स्थानांतरण हुए, फालतू के ट्रांसजेनिक जीव बना लिए गए, ये सब चीजें गलत हो गई और यहाँ कई सारी चीजें अनैतिक होने लगी। तो जीव बायोटेक की इस टेक्निक को नैतिकता की सीमा में रखा जाए तब तक बढ़िया है। हम ट्रांसजेनिक पौधे बना रहे हैं, लेकिन ट्रांसजेनिक पौधों के भी तो नुकसान है। हमें ये फसलें बहुत अच्छी लग रही है, विटामिन ए प्रचुर राइस बना दिया सुनहरे कलर का, सब ठीक है, लेकिन नुकसान नहीं। आपको हमने बीटी में बताया था कि ये बीटी की फसलें कीड़ों से तो प्रतिरोधी हो गई, लेकिन इसमें एक जहरीला प्रोटीन है जो मानव शरीर को नुकसान कर सकता है। उसका हम सालों से अध्ययन कर रहे हैं अभी तक। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रांसजेनिक जीवों के अपने दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनका अध्ययन करने के बाद और जब सब कुछ ठीक हो तभी उपयोग में लाया जाए। और अगर दूसरा कोई विकल्प है तो पहले उसका उपयोग किया जाए। तो जीव जंतु ये जो भी है ये अब ये कौन ध्यान रखे कि कौन से ट्रांसजेनिक रिसर्च की जाए, कौन सी नहीं की जाए, परमिशन दिया जाए नहीं दिया जाए। अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की अपनी अपनी लेबोरेटरीज हैं, हर कोई कहीं भी जीन ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे में हर उत्पाद अगर बाजार में आने लगा तो कई ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी जिससे बहुत नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए एक प्रकार का सेंसर बोर्ड बनाया गया और सरकार द्वारा एक बोर्ड गठित किया गया जो ये ध्यान रखता है कि कौन सा ट्रांसजेनिक उत्पाद बाजार में बिकने के लिए आ रहा है, उसका लाइसेंस दिया जाता है, परमिशन दी जाती है। जीन स्थानांतरण और ट्रांसजेनिक उत्पाद सीधे मार्केट में नहीं आते, पहले परमिशन ली जाती है। और इसीलिए आप देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब किताब है, किसी ने परमिशन दे दी, किसी ने नहीं दी, ठीक है, वो परमिशन जरूरी। अब आप देखिए यही चीजें बेसिकली इसमें हमने लिखी है और इसके लिए गवर्नमेंट ने GEAC का निर्माण किया है, ठीक है। जीन स्थानांतरण तकनीक चूंकि प्राकृतिक विधि नहीं है और इसके अत्यधिक उपयोग से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होगा और जीवों का विकास और इनका क्रम प्रभावित होगा, अतः इस तकनीक का अत्यंत जरूरी होने पर ही उपयोग किया जाना चाहिए। हम इसकी नैतिकता समझने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि बायोटेक की तकनीकों का अनैतिक और गलत इस्तेमाल भी किया गया है, ठीक है, और कई अनावश्यक ट्रांसजेनिक जीव विकसित किए गए हैं। और अब इन सब चीजों को इन्हें नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने GEAC का गठन किया है। पूरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों का ये पूरा समूह है और इन कमेटी का कार्य है कि भारत में आने वाला हर ट्रांसजेनिक उत्पाद पहले जांचा जाए कि इसकी जरूरत भी है कि नहीं। तो ये कमेटी तय करती, सबसे पहले ये देखती कि ये उत्पाद जो आ रहा है क्या इसी का और किसी तरीके से नहीं बन सकता। अगर कोई और तरीका है उत्पाद बनाने का तो हम जीन स्थानांतरण नहीं करेंगे, ठीक है। और कितनी जरूरत है, क्या है, इससे क्या नुकसान होंगे, सब अध्ययन होने के बाद ही अलाउ करेंगे।
इस कमेटी ने आप देखिए वर्षों पहले बीटी कॉटन अलाउ किया, लेकिन बीटी ब्रिंजल और दूसरी फसलों को मना कर दिया। इसी कमेटी ने विश्व में भले 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन यूज होती, भारत में 12 यूज होती। इसी कमेटी ने रिसेंटली बीटी मस्टर्ड अलाउ किया ट्रायल के रूप में, ठीक है। तो इसी कमेटी ने इंसुलिन भी अलाउ किया। तो जो जरूरी है वो अलाउ किए गए, जो अनावश्यक है उनको रोक दिया गया। एक प्रकार का सेंसर बोर्ड है जिससे कि बाजार में आम नागरिकों के लिए ऐसे उत्पाद ना आए जिनको खाने से भी नुकसान हो और बनाने से प्राकृतिक नुकसान भी हो। तो ये एक प्रकार का एक बैरियर बनाया गया जो ये चीजें जांच करता है, ठीक है। ये ट्रांसजेनिक जीवों से संबंधित अनुसंधान और उनके उत्पादों के उपयोग की आवश्यकता अनुसार परमिशन देती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। जीईएसी का गठन किया गया। आपसे पूछा भी जाता है जीईएसी क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या ध्यान रखती है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए, जीन स्थानांतरण बढ़ने के कई कारण। हमने देखा कि पिछले कुछ 20-30 वर्षों में जीन स्थानांतरण और ट्रांसजेनिक जीव कुछ ज्यादा बनने लगे, पहले तो नहीं बनते थे। और जब हमने देखा कि आखिर इतने ट्रांसजेनिक जीव क्यों बन रहे हैं, और कई तो साफ ही दिख रहा है कि बेवजह बना रहे हैं, तो आखिर क्यों बना रहे, तो थोड़ा हम इसमें और गए। ये देखिए, अनैतिक बातों में जब आप जा रहे हैं तो आप देखिए तकनीकों के नकारात्मक चेहरे भी दिखेंगे आप, और वही हमें दिखा। यहाँ जब हम थोड़ा सा और आगे दिन किया तो पता चला कि ट्रांसजेनिक जीवों की संख्या में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है बायो पेटेंट। पेटेंट हिंदी में कहते हैं एकस्व। पेटेंट क्या है, बेसिकली क्या है? पेटेंट का मतलब एक तरह का मालिकाना हक, एक एकाधिकार। और पेटेंट देना बड़ी पुरानी परंपरा है। जैसे किसी वैज्ञानिक ने अपना समय, अपना दिमाग लगा करके कोई तकनीक बनाई, कोई आविष्कार किया, तो ये बड़ी पुरानी परंपरा है। कि पहले क्या होता था कि मेहनत किसी ने करी है और उसके आविष्कार को किसी और ने चुरा कर अपने नाम से फायदा ले लिया। इन सब चीजों को बचाने के लिए और जो कार्य कर रहा है, मेहनत करने वालों को उसका लाभ मिले, इसके लिए पेटेंट की व्यवस्था की गई। सरकार द्वारा उसको पेटेंट दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारी तकनीक है, तुम इसके मालिक हो, और आप चाहोगे तो परमिशन दोगे तो दूसरा यूज करेगा। अब मैंने कोई आविष्कार किया तो मैं उसका पेटेंट करवा सकता हूँ। अब मेरी तकनीक को कोई और यूज करना चाह रहा तो मुझसे परमिशन ले। मान लो मेरी तकनीक से वो कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है, उससे बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लाभ में मेरा एक शेयर रहेगा जिसको रॉयल्टी कहते हैं। ये सब चीजें अच्छी हैं ताकि जो मेहनत करके खोज कर रहा है उसको उसका बेनिफिट तो मिले। पेटेंट देना कोई बुरा ही नहीं। लेकिन अब बात आ रही बायो पेटेंट। बायो पेटेंट का मतलब होता है सजीवों का पेटेंट, जो कभी नहीं होता था। ये माना जाता था कि जीव प्राकृतिक है, नेचुरल है, इनका कोई मालिक नहीं है, ये सबके लिए है, तो सजीवों का पेटेंट नहीं होता था। लेकिन अमेरिका में बायो पेटेंट की गलत शुरुआत हुई, और इस बायो पेटेंट की गलत शुरुआत ने एक हमारे जीन स्थानांतरण और ट्रांसजेनिक जीव बढ़ा दिए। इससे एक और नुकसान ये हुआ। तो बायो पेटेंट एक कारण है। बायो पेटेंट, पेटेंट क्या? सजीवों का पेटेंट, अर्थात किसी व्यक्ति, कंपनी को किसी जीव का मालिकाना हक देना, ये पेटेंट। और नियम ये था कि भाई नेचुरल जीव का पेटेंट नहीं होगा। लेकिन जो पहला बायो पेटेंट दिया गया वो दिया गया सुपर बग, वो जो भी बताया था आपको, सूडोमोनास पुटिडा। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने जब इसे जीन स्थानांतरण करके बनाया तो इन्होंने इसकी पेटेंट की अर्जी दी अमेरिका में। उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई जीवों का पेटेंट नहीं होता। तो आनंद मोहन उस मामले को वहां की अदालत में ले गए। कहा गया कि भाई नियम ये कहता है कि प्राकृतिक जीवों का पेटेंट नहीं है, लेकिन अब ये बैक्टीरिया प्राकृतिक रहा ही नहीं, इसमें मैंने इतने सारे जीन ट्रांसफर कर दिए हैं कि अब ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, प्राकृतिक नहीं है। और जब प्राकृतिक नहीं है तो पेटेंट दिया जाए। अंततः वो केस जीतते हैं और उनको सुपर बग का पेटेंट मिल गया, ठीक है। जब अन्य लोगों ने देखा कि तो बढ़िया चीज हो गई, अब सुपर बग को कोई भी यूज करेगा तो पहले उनसे पूछना पड़ेगा, उसके पैसे भी देने पड़ सकते हैं यूज करने के। तो लोगों ने जो भी जीन स्थानांतरण करके चीजें बनाई उनका पेटेंट करने लग गए। अब एक को दिया तो बाकी को भी देंगे। वहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। जैसे मेरे को दिख रहा है कि एक पौधा है, ये इसका बड़ा अच्छा औषधि महत्व है और इसकी औषधि पूरे विश्व में बेची जा सकती है, लेकिन अभी तो हर कोई बना के बेच रहा है। अगर मुझे इसका पेटेंट मिल जाए तो मेरे अलावा कोई दूसरा बेच नहीं सकेगा, तो फिर मैं अकेले प्रॉफिट कमाऊंगा। ये उद्देश्य था। अब वो लेकिन पेटेंट ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो हमने क्या किया, उस पौधे के अंदर जानबूझकर एक आध जीन ट्रांसफर कर दिया। तो अब वो क्या हो गया, ट्रांसजेनिक, और ट्रांसजेनिक को पेटेंट मिल जाता है। तो इस तरह से कई अच्छे उपयोगी पौधों और जंतुओं जिनका कि बड़ा बिजनेस हो सकता था, उनमें बेवजह जीन स्थानांतरण करके ट्रांसजेनिक बनाया गया और फिर उनका पेटेंट प्राप्त कर लिया गया ताकि मालिकाना हक हो जाए
अब उस पौधे की संबंधित जो औषधि वो वही बनाएंगे और दूसरा कोई बनाएगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, रॉयल्टी। तो ये गलत परंपरा शुरू होने लगी, इसमें और आगे गड़बड़ होने लगी। फिर देखा गया कि उस देश के अंदर एक पौधा उगता है, भारत के अंदर वो जो हल्दी उगती है वो बहुत काम की, नीम बहुत काम का है, चावल बहुत अच्छा है बासमती, मतलब उन अमेरिका में यूरोप में नहीं हो रहा, वो हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन वहाँ के लोग अपने यहाँ आए, यहाँ से वो पौधा ले गए, जीन स्थानांतरण करा और उसका पेटेंट करा लिया। ये गड़बड़ हुई 1997 में पहली बार बासमती राइस के साथ, कि भारत का बासमती राइस जो भारत के अलावा कहीं नहीं उगता, अपने विशिष्ट सुगंध और अपने बासमती के गुणों की वजह से ये पूरे विश्व का सबसे बढ़िया राइस माना जाता है और ये भारत में होता है और यहीं से सारा व्यापार होता है, तो पैसा भारतीय किसानों को मिलता है। लेकिन इस पौधे के अंदर जीन स्थानांतरण करके उसे एक नई वैरायटी के रूप में प्रस्तुत करके पेटेंट करा लिया अमेरिका ने। उद्देश्य क्या था? अब ये क्योंकि अब पेटेंट मिल गया है तो ये इसको वही बेचेंगे, तो भारतीय बासमती राइस को खत्म करने का, पूरा उसका व्यापार खत्म करने का उद्देश्य था। ऐसे भारत के कई और औषधि महत्व के पौधे, नीम, हल्दी, ये करेला और भी कई तरह के जो औषधि महत्व के हर्बल पौधे जो भारत में ही होते हैं, कहीं और होते ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ के इन पौधों को अलग अलग देशों में ले जाकर वहां पेटेंट करा लिया गया। इस कार्य को कहते हैं बायोपायरेसी। बायो पेटेंट ने जहां एक तरफ जीन स्थानांतरण बढ़ाए, वहीं बायोपायरेसी के मामले बढ़ाए। पायरेसी का मतलब क्या होता है कि जो कोई चीज जिसकी है, कोई पौधा जिस देश का है, चाहे वो जहां उसकी उत्पत्ति हुई है, जहां के लोगों ने उसे यूज करना सीखा है, उनसे बिना परमिशन, बिना पूछे उस पौधे को ले जाना और उसमें जीन स्थानांतरण करके उसका व्यावसायिक उत्पादन करना, ये पायरेसी कहलाता है। एक प्रकार की चोरी है। तो बायोपायरेसी होने लगी और बासमती राइस, नीम वगैरह, हल्दी, इनके बहुत उदाहरण हैं। तो इसके और मतलब पूरे भारत सरकार, अमेरिकन सरकार में 1997 के बाद बड़ा विवाद हो गया इसको लेकर। खैर भारत सरकार ने बाद में वापस वहां एक केस फाइल किया और हमें ये साबित करने में जरा भी देर नहीं लगी कि बासमती राइस भारत का मूल राइस है, अगर पेटेंट मिलता है तो भारत को मिलना चाहिए। और पूरे विश्व में पहले ही चावल पे तो खूब रिसर्च हो चुकी है। भारत से धनी देश चावल के मामले में कोई नहीं। 2 लाख से ज्यादा वैरायटी चावल की भारत में मिलती है, हर 5 किलोमीटर पे वैरायटी बदल जाती है और उनमें से भी 27 बासमती की ऐसी वैरायटी है जो भारत के अलावा कहीं नहीं उगती। चावल क्या उत्पत्ति क्षेत्र ही भारत में, हिमालयन तराइयों में। तो इस वजह से अल्टीमेटली कुछ वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद हमने वो बासमती राइस का पेटेंट कैंसिल करवाया। ठीक इसी तरह से हल्दी को पेटेंट कर लिया गया था, नीम को पेटेंट कर लिया गया था और भी औषधि महत्व की चीजों को पेटेंट कर लिया गया, जिनको बाद में सरकार ने एक एक करके वापस कैंसिल कराया और बाद में उसे भारत सरकार या रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से पेटेंट कराया गया। तो इस पेटेंटिंग की गड़बड़ी की वजह से बहुत सारे गलत इस्तेमाल हुए, पायरेसी के केसेस बढ़े। अब तो खैर इनमें काफी लोग और सरकारें जागरूक हो चुकी हैं, तो इनमें कमी आई है, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी के वो नकारात्मक पहलू हैं जो नहीं होने चाहिए। तो टेक्नोलॉजी का एक दृश्य बहुत अच्छा है तो दूसरे नकारात्मक पहलू भी है। आप देखिए, पेटेंट देना ही गलत था, जैविक पेटेंट देना। अब उस पेटेंट ने जीन स्थानांतरण भी बढ़ा दिए, उस पेटेंट से पायरेसी के मामले भी होने लगे। तो ये मैंने बायो पायरेसी के लिए, बाकी चीजें आप एनसीईआरटी के अंदर इसको पढ़ लें और एक थ्योरेटिकली ध्यान रखें। बायो पेटेंट की परिभाषा आती है, बायो पायरेसी की परिभाषा आती है, चावल का उदाहरण, नीम का उदाहरण, हल्दी का उदाहरण पूछा जाता है, जीईएसी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। तो एनसीईआरटी के अंदर आपको ये सारी चीजें लास्ट में 1-1.5 पेज में मिलेगी, चैप्टर के एंड में यही सारी चीजें दे रखी हैं। जैसे अगर मैं एनसीईआरटी में जरा इस चैप्टर को देखूं तो आप देखिए, मेडिकल एप्लीकेशन हमने पहले पढ़ ही लिया था ये, उसके बाद में ट्रांसजेनिक एनिमल्स, पारजनिक जंतु, और ये पेज संख्या 233 पर है हिंदी की एनसीईआरटी में। और ये जो 5 एप्लीकेशन आपको बताए थे, ये शरीर क्रिया विकास का अध्ययन, रोगों का अध्ययन, जैविक उत्पाद का बनाना, इसके साथ साथ में ये टीके की सुरक्षा, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वही हमने जो ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़े हैं 5 एप्लीकेशन, वही ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव को अलग से एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और लास्ट में ये नैतिक मुद्दे करके एक टॉपिक दिया हुआ पेज संख्या 234 पर। जब आप इसको पढ़ेंगे तो वही चीज़ बताई जा रही है कि टेक्नोलॉजी को एक नैतिकता के साथ इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, नहीं तो इसके कई गलत उपयोग हो सकते हैं। और वही आचरण और वो सारी बातें लिखी है और वो जीईएसी की बात यहाँ पर भी कह रही है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जीईएसी का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया, उसके कार्य क्या है, वो सब बता रखे हैं इसमें। फिर इसके बाद ये पेटेंट की बात कर रहे हैं।
कि जनमानस में एक तो पेटेंट को लेकर बहुत गुस्सा है। इस पेटेंट ने जो है हमारे बहुत सारे काम बिगाड़े हैं। जीन स्थानांतरण जो आज हमें इतना दिख रहा है वो भी पेटेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस पेटेंट को लेकर और फिर ये धान चावल को लेकर के एक पूरा डिस्कशन दिया है कि करीब 2 लाख से ज़्यादा किस्में मिलती हैं और उसमें से बासमती राइस है जिसकी 27 वैरायटी पहचानी जा चुकी है। और ये यहाँ थोड़ा सा ईयर गलत लिखा, 1977 नहीं है, 1997 है। अगर आपके एनसीईआरटी में सही है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 97 में अमेरिका ने इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया और फिर उसके बाद बहुत सारी मतलब भारतीय बासमती वैरायटी को ही उन्होंने जीन स्थानांतरण करके कुछ क्रॉस वगैरह करा के एक नई प्रजाति के रूप में पेटेंट करा लिया ताकि भारत के बासमती के व्यापार को खत्म किया जा सके। और बल्कि इसमें अब आगे नीम और हल्दी के बारे में नहीं दिया, लेकिन नाम याद रखिएगा, नीम में भी यही मामला है और हल्दी में भी यही। हल्दी का भी काफी झगड़ा रहा है। खैर ये सब पेटेंट बाद में कैंसिल हुए, भारत सरकार के नाम से पेटेंट किए गए। तो ये सब चीजें जो है उस पेटेंट और पायरेसी और इन सब के अंतर्गत, जैसे पायरेसी की यहाँ पर देखो परिभाषा दे रखी है, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी। भाई जैसे जिसकी वो चीज है उससे बिना पूछे ले जाना। ठीक है, और अगर पूछ के ले जा रहे हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। जैसे जिसके नाम का पेटेंट है हमें उसको पैसा देना पड़ेगा उसकी तकनीक को यूज करने के लिए। तो बिना ऐसा कोई क्षतिपूर्वक भुगतान किए हुए एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत सारे पौधे, उपयोगी पौधों को अमेरिका और यूरोप में पेटेंट करा लिया गया। ये बायोपायरेसी के उदाहरण है। बासमती राइस इसका उदाहरण है, हल्दी है, आपके नीम है और अफ्रीका के भी बहुत सारे पौधे। भारत ने तो अल्टीमेटली इसमें थोड़ी जागरूकता आई और बाद में इन सारे को हमने कैंसिल भी करवाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि पौधा कहीं और का है, पेटेंट किसी और ने करा रखा, फायदा वो उठा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें रही हैं। ठीक है, ये वही लिख रहा है कि बहुत सारे जो औद्योगिक राष्ट्र, जो विकसित देश हैं, क्योंकि वो धनी है और वहाँ उन्होंने बहुत सारे दूसरे देशों के पौधों को पायरेट किया है और आज वो अपने फायदे के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, यहाँ नैतिकताएं खत्म हो गई सारी। ठीक है, फिर लास्ट में एक लिखा है, भारतीय संसद ने इंडियन पेटेंट बिल, संसद ने एक कानून पास किया है, भारतीय एकस्व बिल, इंडियन पेटेंट बिल, और उसमें एक दूसरा संशोधन पारित किया है जिससे भारत में पेटेंट संबंधी जो भी झगड़े हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और उनके मामले में लोगों को न्याय मिले। रिसर्च के मामले में ये सारी चीज़ों के लिए नियम कानून भी बनाए गए हैं। तो ये चैप्टर के एंड में बायोटेक के नकारात्मक पहलू पर थोड़ी सी बात की गई है कि अगर आप इसको नैतिकता की सीमाओं के अंतर्गत यूज नहीं करेंगे तो इसके नुकसान भी होंगे और कई सारे नुकसान देखे गए हैं। और केवल बायोटेक ही नहीं, हर टेक्नोलॉजी में नैतिकता जरूरी है, हर कार्य में नैतिकता जरूरी है। अगर हम अपने एथिक्स छोड़ देंगे तो हर कार्य बुरा है। डॉक्टर अपने एथिक्स छोड़ देता है तो लोगों की किडनियां निकाल के बेच देता है तो वो भी तो गलत है। तो एथिक्स हर जगह है। यहाँ हमने बायोटेक की बात करी तो बायोटेक के एथिक्स की बात करी और साथ में ये भी देखा है कि जब कार्य एथिकली सही नहीं होता, अनैतिक कार्य होता है तो क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं। और जीन स्थानांतरण कोई बहुत अच्छा है ऐसा भी नहीं है। हाँ, कई ऐसी औषधियां हैं जो हम किसी तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो हमने इससे प्राप्त की और ये बहुत जरूरी है, कई लोगों की जान बची इससे। लेकिन कई फालतू के भी जीन ट्रांसफर हुए जिनकी जरूरत नहीं थी और बेकार में हमने जीवों का जीनोम खराब किया। तो इन सब चीजों को बचना चाहिए और कार्य को केवल नैतिकता की सीमा के साथ और बेहद जरूरी होने पर यूज करें। और इस उद्देश्य से GEAC जैसे संगठन बनाए गए हैं जिससे कि इन कार्यों पर थोड़ी लगाम भी रहे और जरूरी होने पर ही ये तकनीक वास्तव में यूज की जाए। तो ये पूरा आपका बायोटेक के एप्लीकेशन का चैप्टर था। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 अलग अलग हिस्से हैं। पहला एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में विभिन्न प्रकार की फसलें और ट्रांसजेनिक पौधों को उदाहरण मैंने आपको बताया। फिर आया मेडिकल एप्लीकेशन जिसमें रोगों का उपचार, औषधि निर्माण, इंसुलिन कैसे बना, रोगों का निदान, सब कुछ ये लिया गया। फिर ट्रांसजेनिक जंतुओं के कुछ और उदाहरण बताए गए, ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव के उदाहरण, और अंत में नैतिकता से संबंधित एक छोटा सा डिस्कशन जिसमें आप GEAC के बारे में ध्यान रखें, पेटेंट और बायोपायरेसी की परिभाषाएं ध्यान रखें, उनके उदाहरण ध्यान रखें। ठीक है, तो बायोटेक की ये यूनिट थी। इसके कुल मिलाकर 2 चैप्टर रहे। पहला प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ा और बाद में एप्लीकेशन। बहुत छोटा सा पार्ट है, अच्छी तरह से तैयार कीजिए अपने नोट से भी और NCERT को हमेशा साथ रख करके पढ़िए। काफ़ी स्कोरिंग भी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो NCERT से बहुत अलग हो, आराम से किए जा सकते। जो हमने पढ़ा उससे बाहर नॉर्मली नहीं आता। थैंक यू।